बहुजन मूल निवासी समाज की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आप डैश पे अपनी बात रखें। आदरणीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, आज बरेली मंडल की महारैली आज यहाँ हो रही है। कल हम लोग अंबेडकर नगर में थे। इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज से महारैलियों का आरंभ हो गया है और 9 तारीख तक 9 को आगरा मंडल में 18वें मंडल की रैली समाप्त होगी। हम लोग प्रतिदिन मंडलीय रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। हमारे पास काला धन नहीं है, हमारे पास सफ़ेद भी नहीं है, क्योंकि हम लोग मजलूमों की लड़ाई इस देश में लड़ रहे हैं। तो मजलूमों के पास काला धन कहाँ से होगा? 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। कहाँ से आया 27,000 करोड़ रुपया? क्या नरेंद्र मोदी के पास नोट छापने की मशीन है? नहीं है। तो ये पैसा आया कहाँ से, काला धन? ये इस देश के अंदर जो उद्योगपति है, जिनके पास अनअकाउंटेड मनी सरकार की मदद से आती है, चुनाव में उसी काले धन का इस्तेमाल किया जाता है। और काले धन का इस्तेमाल करते हुए हमारे लोगों के वोटों को खरीदा जाता है। तो इनके जो एमएलए एमपी बनते हैं वो खरीदे हुए वोटों से बनते हैं। अब जब हम लोग अपने वोटों को बेचने का काम करते हैं, तब वो लोग खरीदते हैं। तो खरीदे हुए वोटों से जो सरकारें बहुमत हासिल करती है, वो लोकतंत्र की वास्तविक सरकारें नहीं होती है। और इसलिए लोगों के कल्याण का कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जब लखनऊ में बनाया गया, तो उस बनाने वाले मीटिंग में 18 दल के छोटे, मध्यम और प्रदेश स्तर के दल हाजिर थे। और बढ़ते बढ़ते ये 31 हो गए और कुछ दिन पहले ये लगभग 41 हो गए हैं, छोटे, मध्यम और प्रदेश स्तर के। इनको मिलाकर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। और सबसे पहले इसको आजमाने का काम, इसको प्रयोग में लाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। पहले आप लोगों को याद होगा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस भी मानती है, 136 साल की कांग्रेस मानती है कि अकेले के बलबूते पर सेंटर में सरकार नहीं बनाई जा सकती। और अभी लगभग 41-42 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी बनकर। वो भी यही मानती है कि वो
अकेले के बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती, इसलिए उन्होंने अडवाणी ने, अटल बिहारी ने मिलकर एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जमाना बदल गया है, किसी एक पार्टी की सरकार बनाना संभव नहीं है। इसलिए हमने भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। और ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, नोमैडिक ट्राइब के लोगों का, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों का, बैकवर्ड क्लास के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, लिंगायतों का, बुद्धिस्ट लोगों का, जैन लोगों का, सिखों का, ये तमाम लोगों का ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। और इन लोगों को इस देश में परिवर्तन की जरूरत है, इनको परिवर्तन चाहिए, क्योंकि इस देश में जो परिवर्तन चाहिए वो हो नहीं रहा है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि इस देश में जिन ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, हमारे लोगों को पता नहीं है, ब्राह्मण हिंदू नाम के आवरण में छुपा हुआ है। वो कभी ब्राह्मण की बात नहीं करता है, वो हिंदू की बात करता है, मगर करने वाला ब्राह्मण होता है और हिंदू की बात करता है। और हिंदू की बात करने के बाद उसकी गिनती भी नहीं होने देता। तो ब्राह्मण की संख्या इस देश में 3.5% है। अगर गांव में चुनाव हो जाए, देश की छोड़ो, गांव में अगर चुनाव हो गया तो 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच चुनवा नहीं सकता। सरपंच बनाने की तो बात ही छोड़ो, जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? मगर बना रहे हैं। हम लोगों के वोटों को ईवीएम मशीन के द्वारा चुरा कर बना रहे हैं। इसलिए हम लोगों को एक लड़ाई ईवीएम के विरोध भी लड़नी है और हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़कर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाया। ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक आदमी का रिकॉर्ड दूसरे नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है और आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह मशीन के अंदर होता है। और अब पेपर ट्रेल मशीन 24 अप्रैल 2017 को हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ईवीएम मशीन के लिए वोटों की चोरी ना हो, इसके लिए हमने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। ये केस हमने सुप्रीम कोर्ट में जीता। किसी अखबार में ये खबर छपकर नहीं आई कि ईवीएम मशीन के साथ जो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई है वो वामन मेश्राम ने लगवाई है, ताकि वोटों की चोरी रोकी जा सके। वोटों की चोरी रोकने वाली ये मशीन हमने लगवाई है और आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया है, ताकि अल्पसंख्य लोगों की सरकार बहुसंख्य लोगों पर स्थापित ना हो। बहुसंख्य लोगों की सरकार बहुसंख्य लोगों की सरकार बहुसंख्य लोगों की सरकार होनी चाहिए। जो इस देश में हम लोग बहुजन हैं, बहुजन का मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं होता है। बहुजन का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, जिनकी संख्या 18% है और जिनकी संख्या आदिवासियों की है 8%। फिर उसके बाद में नोमैडिक ट्राइब है
उसके बाद में एमबीसी है, उसके बाद में ओबीसी है, उसके बाद में माइनॉरिटी है, ये सारे लोगों को मिलकर 85% होते हैं, तो 100 में 85 बहुजन है। अगर 100 में 85 बहुजन है तो बहुजनों की देश में सरकार होनी चाहिए। जिस दिन बहुजनों की सरकार हो जाएगी उस दिन फैसला करने का अधिकार आपका होगा। फैसला करने का अधिकार आप लोगों का होगा, और जब फैसला करने का अधिकार आपका होगा तभी आपका कल्याण हो सकता है, तभी आपका विकास हो सकता है। फैसला करने का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको उदाहरण देता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। एक बार मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था, मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था, और मुर्गियों का सम्मेलन मुर्गियों को काट कर खाने वाले लोगों ने बुलाया था। तो काट कर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों को कहा, भाई आपके सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करना है। समझदार मुर्गियों ने कहा, कौन सा प्रस्ताव पारित करना है? कहा, प्रस्ताव यह पारित करना है कि आप लोगों को कौन से मसाले में तलना है, ये प्रस्ताव आपको पारित करना है। तो जो समझदार मुर्गियां थी वो आपस में चर्चा करने लगी, और चर्चा ये होने लगी कि अब काटना तय हो गया है। तो किसी ने कहा कि कोई रास्ता है रोकने का? कहा है। क्या है? कि 11 मुर्गियों का डेलीगेशन लेकर काट कर खाने वाले लोगों के पास ले जाना होगा, उनको समझाना होगा। तो 11 मुर्गियों ने डेलीगेशन बनाया और काट कर खाने वाले लोगों के पास वो डेलीगेशन लेकर गए, और काट कर खाने वाले मुर्गियों को काट कर खाने वाले लोगों को उन्होंने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए? क्या ये नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए? काट कर खाने वाले लोगों ने कहा, यह फैसला तो पहले हो चुका है, काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका है। कब? अब केवल एक फैसला बाकी है। मुर्गियों ने कहा, कौन सा? कौन से मसाले में तलना है, केवल इतना ही बाकी है। इसलिए आपको पूछा जा रहा है कि आपको कौन से मसाले में तलना है, कौन से मसाले में तलना है, इसकी पूरी आजादी है। बढ़िया से बढ़िया मसाला बोलो, अमेरिका का बोलो, यूरोप का बोलो, महंगे से महंगा बोलो, कोई भी मसाला बोलो, जो मसाला बोलेंगे उसी में तलेंगे। फैसला करने का अधिकार काट कर खाने वालों के पास था, इसलिए ऐसा हुआ। इस देश में फैसला करने का अधिकार जब चुनाव आता है तो जो लोगों ने 3000 साल से इस देश पर हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा, हम लोग उनकी सरकार बनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर बहुत ज्यादा इस बात के लिए खुश थे कि हमारे लोगों को हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार देने में कामयाब हो गए, और हर 21 साल के व्यक्ति के वोट की संख्या इस देश में ज्यादा है, और इस वजह से ये ज्यादा संख्या वाले लोग अपनी सरकार बनाएंगे और इस देश का शासक वर्ग बनेंगे। इसलिए ये संविधान में ये अधिकार दिया गया है। साथियों, आपको जो वोट का अधिकार दिया गया है, ये वोट देने का अधिकार नहीं है, ये शासक चुनने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है। केवल सोचने में बदलाव लाना जरूरी है। कल तक आप सोचते थे कि ये वोट देने का अधिकार है, गलत है। ये वोट देने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है। ये शासक चुनने का नहीं, ये शासक बनने का अधिकार है। जब आप शासक बनने के लिए
वोट का उपयोग और प्रयोग करोगे तो अपने आप को शासक बना सकते हो। और इसके लिए कोई तलवार, गोली, बंदूक कुछ भी नहीं चलाना है, बहुत शांति से कर सकते हो। ऐसा करने का अधिकार 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा आप लोगों को दिया गया है। आपको कोई लड़ाई, खून खराबा करना नहीं है, शांति से ये सारी बातें कर सकते हो। ये आप लोगों को करना होगा। और अगर आप ऐसा करते हो तो फैसला करने का अधिकार आपके पास आएगा। और अगर फैसला करने का अधिकार आपके पास आ गया तो क्या होगा? देखो, आजादी को 75 साल हो गए। नरेंद्र मोदी डेली विकास की बात करते हैं, विकास 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 विकास, और केवल विकास की बात करते हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं वो किस चीज का विकास कर रहे हैं। तो अभी हम लखनऊ से आए तो लखनऊ में उन्होंने लिखा कि हमने 4 एक्सप्रेस हाईवे रोड शुरू कर दिया है। यानी जो 1 सिंगल लेन रोड था वो डबल लेन बनाया, जो डबल लेन रोड था वो 4 लेन रोड बनाया, जो 4 लेन रोड था वो 6 लेन रोड बनाया, जो 6 लेन रोड था वो 8 लेन रोड बनाया। यानी एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाया। मगर उसमें लिखा है, एक्सप्रेस हाईवे रोड पर लिखा है, इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, इस पर साइकिल नहीं चला सकते। इसका मतलब यह है कि वो रोड गरीब को चलने के लिए नहीं बनाया गया है, गरीब को चलने के लिए पाबंदी लगाई गई है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी का ये जो विकास है ये हमारे लिए है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश पहला देश हो गया है, प्रदेश हो गया है जहां 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं, जहां से विदेश में जाने वाली फ्लाइटें चलेगी, प्लेन चलेगा। हमारा कोई आदमी है यहां जो एरोप्लेन में बैठता है? कोई नहीं है। और हमारा आदमी एरोप्लेन के बारे में क्या सोचता है? जब एरोप्लेन की आवाज आती है तो वो घर के अंदर से आंगन में आता है, देखता है यार कहां चल रहा है भाई एरोप्लेन। ये बस देखने का काम हम लोग कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हमारी औकात कितनी है? देखने भर की है। और नरेंद्र मोदी कह रहा देखो ये भी विकास मैंने कर लिया, बैठने के लिए ही साला हमारी पास कोई पैसा नहीं है। अब तुम ये विकास की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है ये जो नरेंद्र मोदी का विकास है ये हम लोगों का विकास नहीं है। हम लोगों को कौन सा विकास चाहिए? शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, नॉमिनी ट्राइब के लोगों को, एमबीसी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, गरीब को, मजलूम को कौन सा विकास चाहिए? तो उनको चाहिए पेट भर रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा तन भर होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए रहने के लिए। देश में आज के हालात क्या है कि नरेंद्र मोदी उन लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा है, ये मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहा है। हमें मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए। मुफ्त का अनाज खाने से हराम का खून हो जाएगा, खून हराम का हो जाएगा। और हरामी का जब खून होता है तो उसको बड़े आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। ये तुम्हारा 5 किलो का मुफ्त का अनाज हमें नहीं चाहिए। हमें मान, सम्मान और इज्जत के साथ अगर रोजगार की व्यवस्था कर दो, 3000 साल से हम मेहनत करके अपने परिवारों को पाल रहे हैं, हमें मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए। हम मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके खाने पीने वाले लोग, किसी की मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए। इस देश में आजादी को 75 साल हो गए और कई प्रधानमंत्री हो गए, इज्जत से रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। शिक्षा 6.5 लाख गांव हैं,
सरकार कहती है 2 लाख गांवों में अभी स्कूल ही नहीं है। 75 साल हो गए आजादी को। जब अंग्रेज थे तो गांधी नेहरू कहते थे अंग्रेजों की वजह से यह है। अब 75 साल हो गए आजादी को, और 75 साल होने के बाद 2 लाख गांवों में स्कूल नहीं है। वहां के बच्चों को 3 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है, कहीं कहीं 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कहीं 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। योगी की सरकार ने मंत्रिमंडल में एक निर्णय लिया। योगी की सरकार ने मंत्रिमंडल में क्या निर्णय लिया? जिस गांव में स्कूल नहीं है उस गांव के बच्चों को रोडवेज के बस में फ्री में बैठने को मिलेगा, फ्री में बैठने को मिलेगा। तो हमारे लोग गांव में सर्वे करने के लिए गए और बच्चों को पूछा, बच्चों के मां बाप को पूछा कि आपको गांव से बस में दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाने के लिए फ्री में बैठने को मिलता है? कहा बस ही हमारे गांव में नहीं आती तो फ्री में कहां से मिलेगा? गांव में बस आएगी तो फ्री में मिलेगा, गांव में बस ही नहीं आती है रोडवेज की तो फ्री में कहां से मिलेगा? अब सरकार सोचती है अरे किसको समझ में आता है, रेजोल्यूशन पास कर दिया, निर्णय ले लिया, अखबार में छाप दिया, तो लोगों को क्या लगता है कितना अच्छा निर्णय लिया भाई, बच्चों को फ्री में बैठने की इजाजत हो गई। 75 साल के आजादी में 2 लाख गांवों में स्कूल नहीं बना पाए। विकास की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं लोग। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य तो हॉस्पिटल तो छोड़ो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। और मैं देहात का रहने वाला हूं, गांव का रहने वाला हूं, गांव में कहीं कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो डॉक्टर नहीं। अरे डॉक्टर तो दूर, साला कंपाउंडर नहीं रहता है। हमारे आंखों की देखी हुई बोल रहा हूं, ये हमारी तकलीफ है, दुख है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की 75 साल की आजादी में व्यवस्था नहीं है। और तीसरी बात है रोजगार। अगर रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार होना चाहिए, स्वयं रोजगार नहीं तो इस देश में कम से कम बेरोजगार भत्ता होना चाहिए। मैं अमेरिका गया, न्यूयॉर्क गया, लंदन गया, वहां जानकारी इकट्ठा किया तो पता चला कि अगर कोई आदमी बेरोजगार होता है तो जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर लिख देता है कि मैं बेरोजगार हूं। तो उसको पूछा जाता है अकाउंट नंबर है? कहां है? लिख दो। वो घर में पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में बेरोजगार भत्ता पहुंच जाता है और उसको लिख के दिया जाता है 6 महीने तक मिलेगा। तुमको खुद भी रोजगार ढूंढना होगा और सरकार भी तुम्हारे लिए रोजगार ढूंढ कर देगी 6 महीने, और रोजगार मिलने के बाद बेरोजगार भत्ता बंद हो जाएगा। तो किसी को भूखों मरने की जरूरत नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था है। वहां भी लोकतंत्र है, यहां भी लोकतंत्र है। तो इस तरह से शिक्षा होनी चाहिए। अरे हम नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका में हमारे बच्चों को पढ़ने को भेजो, हम नहीं भेज रहे, बोल रहे कि लंदन में भेजो। हम बोल रहे हमारे गांव में एक अच्छा स्कूल बनाओ, हमारे गांव में बनाओ। हम भी टैक्स देते हैं, इस देश में गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स पेयर है। वो कैसे? टाटा बिरला को डॉक्टर ने कहा, उदाहरण दे के बताओ, टाटा बिरला को डॉक्टर ने कहा थोड़ा नमक कम खाना, तो टाटा और बिरला को बड़ा गुस्सा आया। क्या कम खाना? गरीब है क्या हम लोग? नमक कम खाने के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर ने टाटा बिरला को कहा नहीं नहीं ये गरीब अमीर का मामला नहीं है। तो कहा क्या मामला है? नहीं, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट फट जाएगा, हार्ट अटैक रोकने के लिए कह रहे हैं कम नमक खाओ। अच्छा ये ठीक। मगर हमारे गरीब आदमी जब सब्जी नहीं मिलते तो ज्यादा नमक खाते हैं, ज्यादा नमक खाते तो ज्यादा नमक खरीदना पड़ता है, नमक पर टैक्स लगा हुआ है,
तो देश में गरीब से गरीब आदमी भी नमक के ऊपर लगा हुआ टैक्स देता है, वो भी टैक्स पेयर है। गरीब जब ज्यादा नमक खाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? गरीब का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? साला ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, ब्लड ही नहीं, प्रेशर कहां से होगा? शरीर में ब्लड होगा तब तो प्रेशर होगा, ब्लड ही नहीं शरीर में तो प्रेशर कहां से होगा? तो इस तरह से गरीब आदमी भी इस देश में टैक्स पे करता है और भारत सरकार के अकाउंट में पैसा जाता है, गरीब का भी पैसा जाता है। उसका अधिकार है कि उसके विकास की योजना भी बने। इस देश के प्रधानमंत्रियों ने रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं की, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, स्वयं रोजगार, बेरोजगार भत्ता की व्यवस्था नहीं की। जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने यह व्यवस्था नहीं की। इतनी छोटी काम, इतना छोटा काम, विकास, अबे इतना छोटा काम नहीं किया। विकास हम कह रहे छोटा काम नहीं किया, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो। इसलिए जब इतना छोटा हम लोग चाहते हैं कि एक छोटा काम 75 साल में आप लोगों ने नहीं किया, तो विकास की बातें कर रहे हो। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि जितने प्रधानमंत्री हुए, अगर ये छोटा काम नहीं कर पाए तो कहा जा सकता है कि ये सारे प्रधानमंत्री नालायक प्रधानमंत्री हैं। ये मैं यहां रिकॉर्ड में कह रहा हूं, ये इसको भी रिकॉर्ड करो भाई। ये देश के जितने प्रधानमंत्री हो गए, छोटा काम नहीं किया। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और स्वयं रोजगार, नहीं तो बेरोजगार भत्ता, इतना छोटा काम नहीं किए। और जब इतना छोटा काम नहीं, बड़ा काम नहीं, छोटा काम नहीं किए, इसलिए इनको हम नालायकी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये सारे प्रधानमंत्री नालायक। आप लोगों के सामने बता रहा हूं, देखो 75% शहरों के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे स्वीकार किया भारत सरकार ने। 90% गांवों में रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा के नीचे स्वीकार कर दिया। भारत सरकार का आंकड़ा है। और 75 साल हो गए आजादी को। कोविड के काल में नरेंद्र मोदी ने सारे देश पर पाबंदी लगाई और मजदूरों को 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलवाया। उस काल में, कोविड काल में, उद्योगपतियों ने 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। कहां से आया भाई? कोविड काल में उद्योगपतियों ने 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। कहां से आया? ये जो सरकारी संपत्ति नरेंद्र मोदी बेच रहा है। अभी तो एरोप्लेन भी बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिया, एरोप्लेन भी बेच दिया। अभी चौधरी विकास पटेल ने कहा रेल बेच दिया। अरे रेल नहीं, एरोप्लेन भी बेच दिया। अभी खबर आई टाटा ने खरीद लिया। एक बार मैं भुसावल के रेलवे स्टेशन पर रेलवे पकड़ने के लिए बैठा था तो रेल लेट हो गई, तो टॉयलेट गया। टॉयलेट जाकर बाहर आने लगा तो कहा 2 रुपया। कहा काय के? कहा आप टॉयलेट का उपयोग किए ना? कहा है, उसका 2 रुपया। मैंने कहा कैसे? अरे अभी तो मैं पिछले हफ्ते तो, कहा नहीं कल से हो गया है। क्या हो गया? कहा टॉयलेट का प्राइवेटाइजेशन हो गया। साला टॉयलेट का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में इस देश में कौन सी चीज रह गई है जिसका प्राइवेटाइजेशन होगा? बाकी है। इस देश के जो हुक्मरान है वो टॉयलेट का प्राइवेटाइजेशन कर रहे। नालायकी की हद हो गई भाई। तो इतनी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे जो शासन करने वाले लोग हैं, जिनको प्रधानमंत्री, मंत्री बनाया जाता है, वो जितना बजट आता है वो इसी तरह की बातों पर खर्चा करते हैं। गरीबों के कल्याण की एक भी योजना नहीं बनाते, गरीबों के विकास की एक भी योजना नहीं बनाते। अगर बनाए होते तो गरीबों का कल्याण होता। गरीबों का कल्याण होता तो 5 किलो अनाज देने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही खरीदने लायक होते। जिस देश में लोगों को अपने पेट भर अनाज को परचेस करने की
क्रय शक्ति नहीं है, उस देश के गरीबों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। और 75 साल के आजादी में ऐसा हुआ है। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये परिवर्तन मोर्चा बनाया। ये परिवर्तन करना होगा, और जिन लोगों को परिवर्तन चाहिए उन्हीं लोगों को परिवर्तन मोर्चा की टिकट मिलेगी। जिनको परिवर्तन चाहिए उनको ही टिकट मिलेगा। मायावती की तरह 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ से टिकट बेचा नहीं जाएगा। वैसे हमारी वजह से मायावती का टिकट का रेट जो है लाखों में आ गया है। और अभी तक मायावती की पत्रकारों ने पूछा कि रैलियां क्यों नहीं कर रही हो। मायावती को डर है कि वामन मेश्राम के रैलियों में लोग जा रहे हैं तो मेरे रैलियों में कौन आएंगे, उसको डर लग रहा है, और इस वजह से वो रैलियां नहीं कर रही है। और उसके टिकट भी कोई खरीद नहीं रहा है। पहले मायावती के टिकट लोग खरीदते थे, क्योंकि मायावती हमारे वोटों को सट्टल में बेचती थी। सट्टल में बेचती थी कि ये चुनाव क्षेत्र में आपको 50,000 वोट मिलेंगे, ये 50,000 वोट का 25 करोड़ रुपया चाहिए। सट्टल में बेचती थी। तो इसलिए अब ये इसलिए भी बता रहा हूं कि हम लोग जिनको परिवर्तन चाहिए उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा, और उन लोगों से किसी से एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा। और पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की तरफ से उनके लिए वोटों का जुगाड़ करवाया जाएगा। सारे प्रदेश में 403 विधानसभा में लोगों के वोटों की व्यवस्था की जाएगी। उनसे एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा। शर्त होगी परिवर्तन की चाहत रखने वाला आदमी हो, उसी को टिकट मिलेगा। परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हो, उसी को टिकट मिलेगा। गरीब और मजलूम की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हो, उसको टिकट मिलेगा। इस देश की जो शासक वर्ग की पार्टियां है, वो हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए कहती है, अरे ये तो हारने वाली पार्टी है, इसको वोट देने से आपका वोट खराब हो जाएगा। बाबा साहब आंबेडकर का दिया हुआ वोट कभी खराब नहीं होता। जे जितना चुनाव आता है एकदम नया हो जाता है, खराब थोड़ी होता है। कभी आपने सुना कि वोट जो है वो उसको पॉलिश करना पड़ता है, वोट देने के पहले उसको धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है? नहीं, वोट एकदम नया होता है। ये जो अधिकार है, वोट का अधिकार जो है, इसीलिए कह रहा हूं, ये बात जो है इसीलिए समझा रहा हूं कि ये वोट का जो अधिकार है, ये वोट का अधिकार परिवर्तन करने के लिए हमें उसका उपयोग करना है। परिवर्तन करने के लिए अगर वोट का उपयोग करोगे तो परिवर्तन होगा। देश का बजट 35 लाख करोड़ रुपए का है। अगर किसी प्रोफेसर को पूछो 35 लाख करोड़ रुपया कितना होता है, जरा शून्य लगा के बताओ तो प्रोफेसर भी माथे पे मारे बड़े, पता नहीं साला कितना शून्य लगाया जाएगा। 35 लाख करोड़, 248 करोड़ रुपए का बजट था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 48 में, केवल 248 करोड़ का। अभी 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है, केवल केंद्र सरकार का बजट, राज्य सरकार का अलग। महानगर पालिका, बॉम्बे महानगर पालिका का 40,000 करोड़ का बजट है। नगर पालिका का बजट, जिला पंचायत का बजट, तालुका पंचायत का बजट, ग्राम पंचायत का बजट, हर जगह टैक्स है, हर जगह पैसा है। इतना सारा पैसा अगर खर्चा हो तो गरीबों का कल्याण क्यों नहीं हो सकता? गरीबों का कल्याण करने वाले प्रतिनिधि, एमएलए, विधायक चुनकर जाने चाहिए, तब जाकर के आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आने वाले चुनाव में आप वोट का उपयोग परिवर्तन करने के लिए करेंगे। इसके लिए यह परिवर्तन मोर्चा बनाया है। परिवर्तन करने के लिए यह मोर्चा बनाया, ये उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन करेंगे और देश में भी परिवर्तन करने के लिए बनाया हुआ है। आखिरी बात कहना चाहता हूं,
साथियों, आखिरी बात यह है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में ये मानते हैं कि अपोजिशन की यदि सरकार बनी तो हमारे सपोर्ट के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। हमारी ताकत इतनी है, हमारी ताकत इतनी नहीं है कि हम खुद ही सरकार अपनी बना दें। हमारी ताकत इतनी है कि यदि अपोजिशन की सरकार बनी तो हमारे समर्थन के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। और दूसरी बात, धीरे से कहता हूं, बनने भी नहीं देंगे। हमारे समर्थन के बगैर सरकार बनने भी नहीं देंगे। और जब हमारे समर्थन से सरकार बनेगी तो गरीबों की गरीबी हमारा पहले नंबर का एजेंडा होगा, उसके विकास का एजेंडा होगा, उसके कल्याण का एजेंडा होगा। इसके लिए आने वाले समय में आप काम करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने आंवला की धरती पे आके हम लोगों को संबोधन किया। राजू पाल जी जो पूर्णकालिक प्रचारक हैं, आपके द्वारा 1683 रुपए 1 रुपए में आजादी कलेक्ट किया गया है। आप साहब को आके भेंट करें। और गुनगुन वर्मा जी 729 रुपए कलेक्ट किए हैं, वो आप भेंट करें। और इस महारैली के समापन के लिए हमारे बीच में माननीय सुशील गौतम जी हैं, कार्यकारी मंडल अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। आप आए और सभा के समापन की घोषणा करें। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की महारैली में आप सब आए हुए सभी का, माता बहनों का धन्यवाद, आभार। और मंच पे हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका भी धन्यवाद, आभार। और पत्रकार बंधु हैं, इनका भी आभार, धन्यवाद। इसी के साथ ये रैली की समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।